नॉर्मली जब हमने देखा है कि जब हम अंधेरे में होते हैं और जब लाइट चली जाती है तो आप देखें 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद आप उससे अवेयर हो जाते हैं। तो मैंने भी इसको यही समझा कि इट्स अ चैलेंज और ये हाइड एंड सीक है और हमें इसको खूब ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और अब ये सोचना चाहिए कि हम ज़िंदगी जो है हाइड एंड सीक की तरह खेला करेंगे। शुरू में अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसी फीलिंग होती जैसे किसी ने मुझे ना कब्र में बंद कर दिया है। मतलब मैं सुनती थी कि जी अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया है, तो मैं कहती पता नहीं वो अंधेरे में कैसे रहती होगी और वो मर जाती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अहले बैत पर। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। इस एक लाइन में मैंने आज की शख्सियत का तारुफ करवा दिया। जानी पहचानी शख्सियत है राबेल पीरज़ादा। किसी तारुफ की वाकई ये मोहताज नहीं है। राबेल क्या करती हैं? राबेल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कौन सी आजमाइश में डाला और इस आजमाइश को राबेल ने किस तरह संभाला। आइए बात करते हैं हमारी आज की मोटिवेशनल स्पीकर से। अस्सलाम वालेकुम राबेल। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यकीन करें जब इन्होंने सलाम किया है तो मुझे ताकत मिली है। नाज़रीन, इनकी कहानी कुछ इन्हीं की ज़ुबानी मैं सुनना चाहूँगा। राबेल, बताइएगा ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ? बिल्कुल ही सिंपल सी स्टोरी है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल्स में आपने देखा खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो सेम एज मैं अपनी जो सिस्टर हैं उनके साथ उनके कॉलेज गई और मैं सीधी सीधी चलती जा रही थी और मैं कह रही हूँ अपने फ्रेंड को कि सामने देखो ये वाइट कलर का पिलर है और ये देखो सर पे ना लगे। बस हम तेजी से आ रहे हैं और जाके मैं उसमें हिट हुई, मेरे सर पे लगी और नाक पे लगी और घुटने पे लगी और बस उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्लर हो गया नजर आना और फिर खत्म। यानी कि 7वीं क्लास में थी और जब आपको खंबे को अपने टच किया, हिट हुई, तो उसी वक्त ये बीनाई जो थी खत्म हो गई। बिल्कुल, उस वक्त तो स्टार्ट में डॉक्टर्स ने यही कहा कि 3 डेज लगते हैं किसी आम चोट को, मतलब दिमाग को अपनी जगह आने में। 3 डेज के बाद बुखार हो गया तो ऐसे कुछ फीलिंग हो नहीं रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर करते करते हुआ ये कुछ कि बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया नज़र आना ना, मतलब नहीं था फिर। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मतलब कोई बात नहीं, हम हाइड एंड सीक भी तो खेलते ही है ना। और नॉर्मली जब हमने देखा है कि जब हम अंधेरे में होते हैं और जब लाइट चली जाती है तो आप देखें 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद आप उससे अवेयर हो जाते हैं। तो मैंने भी इसको यही समझा कि इट्स अ चैलेंज और ये हाइड एंड सीक है और हमें इसको खूब ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और अब ये सोचना चाहिए कि हम ज़िंदगी जो है हाइड एंड सीक की तरह खेला करेंगे। नाज़रीन, आप अगर 1 या 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें या अंधेरे में बैठे हैं, वो जो कैफियत होती है ना, उसको अपने ऊपर तारी करें। मैं राबेल को यकीन करें ये बात कर रही हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। एक ऐसी बच्ची मेरे साथ बैठी है कि जिसने इस चीज़ को एक टारगेट की तरह लिया है कि मैंने इसको करना है। राबेल, आपको देख के बहुत से लोग और भी कुछ सीखते होंगे, फिर अपनी तालीम को कैसे मुकम्मल किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सिंपल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। आप मतलब मुझे भी यही फीलिंग होती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ना, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और मतलब शुरू में अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसी फीलिंग होती जैसे किसी ने मुझे ना कब्र में बंद कर दिया है। मतलब मैं सुनती थी कि जी अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया है, तो मैं कहती पता नहीं वो अंधेरे में कैसे रहती होगी और वो मर जाती होगी। तो जब वो आपके साथ खुद वो फीलिंग गुजरी ना कि सिर्फ आपको आवाज़ें आ रही हैं, आप रोशनी नहीं आ रही। मतलब मेरी साइकिल ये थी, बल्कि अभी तक भी ये कि मेरे कमरे में 18 लाइटें लगी हुई हैं तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी एक वो परसेप्शन होती है ना कि मतलब लाइट्स यहाँ पे हैं। तो उसके बाद फिर यही था कि पेरेंट्स से मोटिवेट किया, मम्मा पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और जिस इदारे में आप बैठे हैं और ये जो पूरी की पूरी डेस्क मेरे सामने है, तो उस वक्त यहाँ पे हमारी एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करती थी मैडम साइमा नियाज। उन्होंने टीवी पे ये कहा था कि खुदारा जिनके बच्चे ऐसे हैं जिनको नज़र नहीं आ रहा उनको हमारे पास लेके आए, हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे और उनको उनके पाँव पे खड़ा करेंगे। तो बस फिर मैंने फर्स्ट फ्लाइट ली और मैं आज यहाँ पे हूँ। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने तालीम मैट्रिक के बाद आपकी जो आपने डिग्रियां माशाल्लाह हासिल की हुई है, मैं चाहता हूं कि वो भी ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को। अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि मैं एक बहुत ज़्यादा शाइनी स्टूडेंट थी व्हेन आई वाज साइटेड। मैंने कभी सेकंड पोजीशन भी हासिल नहीं की थी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ होती है अवेयरनेस, ठीक है, और आपको ज़िंदगी में सिर्फ बिहेवियर्स ही मारते हैं आगे जाने के लिए भी और उनको बैकफायर करने के लिए भी। तो जब मुझे नज़र आना बंद हो गया और मैं अपने स्कूल में जब मैंने किया तो मेरी परसेंटेज
परसेंटेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। तो उस वक्त ये था कि स्कूल वालों को समझ नहीं आ रही, बिहेवियर बड़े अजीब थे, तो मैंने भी घबरा के थोड़े टाइम के लिए स्कूल ज़रूर छोड़ा था, लेकिन इस इदारे की मदद से मैंने दोबारा से एफर्ट की और मैट्रिक में मैंने एज एन राइटर पेपर दिए थे और पूरे मुल्तान बोर्ड में मैंने टॉप किया था एज एन राइटर। और उसके बाद फिर मैंने जनाब मैं खुद कराटे चैम्पियन भी रही, मैंने बिकन हाउस में भी जॉब की। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइन्स क्लब जो है, जो 220 मुल्कों में काम करता है, उनके साथ एज एन फुल साइड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही हूँ। और पार्लियामेंट हाउस में भी मैंने पंजाब असेंबली में एज एन ऑनलाइन भी काम किया और इस टाइम इस इदारे में एज एन चीफ कोऑर्डिनेटर आपके सामने मौजूद हूँ। इसके अलावा मैं खुद बिल्कुल एमफिल इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो फिर उसके बाद मैं उसको क्विट किया और फिर खुद मैं एक राइटर भी हूँ, पेंटर भी हूँ। आप क्या क्या हैं ये तो बता दें आज। मैं अच्छी इंसान बनने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ कि आप अच्छे इंसान बन जाए, और मेरे ख्याल में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी वो नहीं है जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब आप किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज़ ट्रू लाइफ। और मेरा मकसद ये है कि मतलब मैं जितना ज़्यादा लोगों के चेहरे पर स्माइल ले आऊँ ना, तो मेरे ख्याल में वो शायद अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल में ये तो मुझे एंड तक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग जो हैं मिले ना तो उनके चेहरे पे बड़ी सी और प्यारी सी स्माइल हो। और वो ये मैं अभी सोच रहा था राबेल कि मैंने एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू करना है जो बसारत से महरूम है। वो तो सिंपैथी आ जाती है ना जब बंदा किसी को ऐसे देखता है, लेकिन आपको ये देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि नाज़रीन थोड़ा सा मुझे कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी आ जाती है ना, तो मैं ये सोचता हूँ यार मेरा क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने 6 फुट कर दिया है, सही सलामत पैदा किया है, थोड़ी सी परेशानी आती है तो मैं परेशान सा हो जाता हूँ। आप मेरे लिए मोटिवेशन बन गई। अच्छा वेल, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँगी, चैलेंजेस जो है ना वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपको अपनी 2 वीक्स बिफोर बात करूँ ना, तो मतलब मुझे डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा कि मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं। मतलब इवन मेरा जो है ना डायमरेज हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, लंग्स डैमेज हो रहे हैं और किसी भी टाइम जो है मेरी डेथ हो सकती है। मतलब इतने स्वेर किस्म के। और तब भी मैं आती तो मेरे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है और सारा कुछ ना। तो डॉक्टर्स मुझे कहते हैं यू आर फुल ऑफ लाइफ। मैंने कहा यस आई एम। कहते बट आपको लाइफ थ्रेट्स हैं। मैंने कहा देखें अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और आपका जब अल्लाह पे कामिल यकीन होता है ना तो अल्लाह मियां कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। और देखें अल्लाह ताला पे भरपूर मुझे इतना एतबार था, ऐसा बैक्टीरिया जो फाइंड करना मुश्किल हो रहा था डॉक्टर्स ने फाइंड कर लिया और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आई तो आप बहुत जल्दी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अब देखिए मैं आपके सामने बैठी हूँ। यानी कि आपने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया अपनी मुस्कुराहट से। बिल्कुल। बल्कि मैं अभी भी यही बात कही थी, डॉक्टर्स को भी उस दिन कही थी कि मैं मुस्कुरा के कि सर मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह मियां आपको अकेला नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे याद आया कि कुरान मजीद का एक वाक़या था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ आज समंदर पे 7 मछेरे हैं, सब डूब के मर जाएंगे, जिनमें से 6 खत्म हो गए, 1 बच गया। हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा ये या अल्लाह ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा मूसा सब ने कहा था कि जो हमारी किस्मत में लिखा होगा हमें वो मिलेगा, लेकिन वो 7वां था। उसने कहा मेरा अल्लाह जो है ना मुझे इस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकालेगा। ये कैसे हो सकता है कि मेरा जो अल्लाह है मुझे अकेला छोड़ दे। तो उन्होंने कहा मूसा तो फिर कैसे मैं उसको अकेला छोड़ देता, तो फिर मैं ये कैसे छोड़ देती कि अल्लाह ताला जो है मैं मतलब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे उन सब से दूर कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वक्त के साथ साथ मुझे ये बताइए, अभी आप जिस अदारे में चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, इस अदारे का मकसद क्या है? वेल ये इदारा है पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस, यानी कि हम ब्लाइंडनेस के खिलाफ फाइट करते हैं। फिर चाहे वो एजुकेशन है, चाहे इंडिपेंडेंट कुकिंग स्किल्स है, लाइवलीहुड है, इनकी जॉब्स हैं, इनके बिजनेस हैं, इवन इनकी शादियां हैं, हर चीज़। अभी भी रिसेंटली जो है हम कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि ऑल ओवर द कंट्री खतरनाक टाइम में भी, एपिडेमिक के टाइम में भी बच्चों की हमने बिजनेस भी करवाए हैं, उनको इंटर्नशिप्स भी करवाई हैं, चाहे वो पंजाब कॉलेज है, अस्करी बैंक है, फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनी है, बिकन हाउस है, ताकि ये सब बच्चे जो हैं एक लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। दैट इज द मेन थिंग। ये जो अदारा है सिर्फ इस्लामाबाद में है या इसकी ब्रांचेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी है? वेल ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको माना जाता है, लेकिन हेड ऑफिस तो ये है। हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हमारा जो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे हम ये करते हैं कि हम IT लैब स्टैब्लिश करके देते हैं। हमने 19 IT लैब स्टैब्लिश करके दी हुई हैं और इंशाल्लाह इस साल भी हम मजीद 11 IT लैब जो हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड बच्चे जो हैं अपनी सर्विसेज हासिल करें। और वैसे हम ऑल ओवर द कंट्री जो है बच्चों को तमाम ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट
penny, single penny. آپ نے کہا کہ آپ کراٹے بھی آپ سیکھ چکی ہیں, اب تک کتنے لڑکے اور لڑکیوں کو مسالہ دے چکی ہیں؟ نہیں مجھے مت ماریے گا. کر کے دکھاؤ. نہیں مجھے نہیں, میں بزرگ بندہ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کراٹے کا کبھی فائدہ بھی ہوا آپ کو؟ ویل دیکھیں, میں نے سیکھا تھا تکوانڈو آرٹ. تکوانڈو آرٹ بیسکلی مقصد یہ تھا کہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے اور ہم سید فیملی سے ہیں, اور مطلب میرا وہاں پہ درباروں والا ہمارا سسٹم ہے. تو پھر میں جب پاپا چاہتے تھے کہ سرائے بھی آندھی ہو سی تو جی ایسا کیوں آندھی ہے. تو پھر جب ہم یہاں پہ آئے تو میرا لائنس کلب میں آنا جانا بہت زیادہ تھا, اور مطلب آپ ایک انجان جگہ پہ ہوتے ہیں نا, تو باہر نکلتے ہوئے پیرنٹس کو کیا اپنے بچوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ڈکیت نہ پڑ جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. تو اس لیے پاپا نے اتنا کانفیڈینس مجھ میں ڈیولپ کیا, مما نے, کہ پھر میں نے سیلف ڈیفینس میں تکوانڈو آرٹ کے سیکھے کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس سے ہینڈل کر لیں. لیکن میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں, مار دھار سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی جہاں جا رہے ہیں اس جگہ کو پہلے فوکس کریں کہ کیا وہ جگہ جانے کی ضرورت ہے یا نہیں. اینڈ سیکنڈلی جو بھی ہے, آپ جب بھی جس سے بات کریں 2 یا 3 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں. اور سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اتنی بات کریں جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ اس طرح کی چیزوں کو فالو کریں گے, ٹرسٹ می, کبھی بھی آپ اس قسم کے کسی بھی اس میں نہیں پھنسیں گے. کہتے ہیں خواتین سے ان کی عمر نہیں پوچھی جاتی, مردوں سے ان کی تنخواہیں نہیں پوچھی جاتی. آپ کی عمر کیا ہے؟ اب آپ نے خود ہی تو یہ بات کیا بتا دیں نا, میں نے آپ کے لیے یہ دیکھیں نا, میں تو دونوں نہیں بتانے والی, نہ ایج نہ تنخواہ. بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے نہیں, ہو نہیں سکتا. آپ یہ نہ سمجھے مجھے نظر نہیں آتا, میری 20 آنکھیں ہیں, تو یہ چیز تو آپ چھوڑ دیں. چلے, انہوں نے عمر نہیں بتائی, تو میں اگر یہ پوچھوں کہ شادی شدہ ہیں, مجھے یہ بتائیں. نہیں, سنگل ہیں, تو ابھی تک کسی نے پرپوز کیا؟ نہیں ایسے, مطلب لائک بہت ایک میری ایک لمیٹڈ میرا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو اتنی ضرورت نہیں دیتی کوئی مجھ سے غلط بات کرے. اور اگر غلط بات تو نہیں ہے نا یہ, لائک مطلب کوئی بھی ہے وہ پیرنٹس کے پاس مطلب پراپر طریقے سے آئے. ہاں, پراپر طریقے سے آئے, کوز کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہترین راستہ وہی ہوتا ہے جو دروازے کے تھرو آپ کے اندر انٹر ہو. تو جو کھڑکی کے راستے اختیار کرتے ہیں وہ کھڑکی سے جانا بھی جانتے ہیں. یہ کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کو لازمی بتائیے گا, صرف طالبات کو نہیں, طلباء کو بھی. تو میرے خیال میں جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے وہ ماں باپ کی عزت جو ہے اپنے کندھے پہ رکھ کے چلتی ہے. تو اس کو, اور میری نانو بڑی خوبصورت ایک بات کرتی ہیں کہ لڑکی کی عزت بالکل کھلتے گلاب کی طرح ہوتی ہے. جیسے گلاب کو توڑ دیا جائے نا تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی تھوڑی دیر بعد, اس طرح سے لڑکی کی عزت پہ کوئی بھی بات آ جائے تو وہ اس کی پھر وہ ویلیو رہتی نہیں ہے. تو چاہے لڑکی نہیں, میں یہاں لڑکوں کو بھی یہ چیز ضرور کہوں گی کہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فلانے کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح سے کرتے پکڑا گیا, تو وہ چیز ایک اچھی نہیں لگتی. اٹس مین رابل, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں, میں تھوڑا سا مزید اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ناظرین, ایک لڑکی یا لڑکا جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ برانڈ امبیسیڈر ہوتا ہے اپنی فیملی کا, اور اس فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا والد ہوتا ہے, اور اس کی جو والدہ ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ سوچیں کہ آپ اکیلے نہیں چل رہے, آپ پوری فیملی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. رابل, آپ سے باتیں کرتے بڑا مزہ بھی آ رہا ہے اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے. آواز بڑی پیاری ہے آپ کی, کیا سنائیں گے؟ ابھی تک تو کھری سناؤں گی. وہ تو سنا رہی ہیں, مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے. کوئی شاعری؟ ویل جی بالکل, میں نے رائٹر ہوں. میں مطلب سنگنگ کے بھی خیر کافی میں نے ایوارڈز ون کیے ہیں, اور خود اس کے علاوہ میں اسٹوری. کتنے ایوارڈ جیت چکی ہیں؟ یہ سارے آپ کے سامنے. میں نے ان سے پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں یہ بھی پڑھے ہیں, کوئی اور بھی بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بہت سارے مل چکے ہیں. مطلب لائک مجھے آلموسٹ 10th کلاس سے ہی کنٹینیوسلی مل رہے ہیں. کچھ پرائڈ آف پاکستان کے, کچھ اسٹار آف پاکستان کے, اور میری اپنی بکس جو ہیں وہ بھی پبلش ہوئی ہیں, نیٹ پہ موجود ہیں. اور خود میں لکھتی بھی ہوں, شاعری بھی کرتی ہوں, لیکن مزے کی بات ہے اپنی شاعری اتنی زیادہ یاد نہیں رہتی. لیکن احمد فراز کو پڑھتی ہیں, پروین شاکر کو پڑھتی ہیں. اس طرح سے تو میں یہاں پہ جس ادارے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پہ ہمارا ایک ہوتا ہے پلیئر لسننگ کا سیشن. اس میں ہمارے پہ 3000 کے قریب بکس ہوتی ہیں جس میں ہم سب کو پڑھتے ہیں, فراز احمد فراز کو بھی اور عمیرہ احمد کو بھی, اور اس کے علاوہ آپ سنائیں, سنانا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ کو اس ٹائم کیا سناؤں, آپ یاد کریں. اور میں رابل کی شخصیت کے بارے میں ایک شعر سناتا ہوں کہ ایک شخص اچھا لگا, اس سے صاف کہہ ڈالا, یہ دل کی بات تھی, ہم سے منافقت نہ ہوئی. اب آپ کی باری. اب میری باری. میں اس طرح سے بیٹ بازی تو نہیں کر سکوں گی, لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی ایک شعر لکھا تھا اپنے فادر کے لیے اور اپنے اس ادارے کے لیے, اور وہ شعر تھا, میں ذرا تھا زمین خاردار کا, میں ذرا تھا زمین خاردار کا, مجھے سینچا اس چاہ سے صاحب, میں شجرے با کمال بن گیا. کیا کہنے,
کیا کہنے. پروگرام کے آخر میں رابل دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟ آپ کے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بصارت سے محروم ہیں ان کو، اور جو تھوڑی سی تکلیف، میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی تکلیف پہ واویلا مچانا شروع کر دیتے، ان کے لیے آخری پیغام کیا ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز زندگی بہت 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 خوبصورت ہے. آپ یقین کریں یہ زندگی آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے. میں نے ابھی پچھلے ویک جو ہے فرائیڈے والے دن اتنا مشکل ٹائم گزارا کہ یعنی کہ آپ کہتے ہیں موت کو ٹچ کر کے آپ واپس آتے ہیں. اور مطلب مجھے جب 4 دفعہ آکسیجن اٹیک ہوئے تو تب مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ زندگی میرے ہاتھ سے چلی گئی تو کتنی چیزیں ہیں جو ہم میس کر دیں گے. تو زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، اور آپ کی زندگی وہ ہونی چاہیے جس میں آپ سے زیادہ دوسروں کی خوشی شامل ہو. جب آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا شروع کریں گے نا، ٹرسٹ می آپ بھی میرے یہی کہیں گے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. اچھا، میں یہ بتانا بھول گیا کہ اگر آپ سے کوئی دیکھنے والا کوئی پیغام جو ہے کہ آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے سوشل میڈیا کے تحت، تو وہ کس طرح کریں؟ بالکل ایزی ہے جناب. ہمارے 2 چینل ہیں، پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس اینڈ دا لائنس رابل پیزادہ. ہمارے یہ یوٹیوب چینل بھی ہیں، فیس بک بھی ہے، ہمارا آفس نمبر بھی ہے، دیٹ از 0512253775. اگر بھی آپ اپنی زندگی کو خوبصورت اور روشنیوں سے بھرپور کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. مارننگ شو تھے میرے ساتھ رابل، آپ نے ان کی کھنکتی آواز سنی. میں رات کے پروگرام کیا کرتا ہوں ریڈیو پہ، لیکن آج مارننگ شو میں ان کے پاس آ گیا ہوں. رابل آپ کا بے حد شکریہ. سیم ہے، تھینک یو سو مچ. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ میں ہوں وسیم ہاشمی، اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اسلام آباد.